हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम ज़ीरो। सो एज मैंने डिस्कस किया था कि हम थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स जहाँ पे हम बेसिक से एडवांस कवर करेंगे। इस वीडियो में पूरा एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे कवर करेंगे। हियर वी विल नॉट लर्न थर्मोडायनामिक्स, हियर वी विल अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक्स। सो व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? सो एज मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो वी विल जस्ट ब्रेक द वर्ड्स। सो Thermo means heat and dynamics means motion or movement. So the motion of heat or the study of motion of heat, is called thermodynamics. So thermodynamics में हम क्या पढ़ेंगे? Thermodynamics में हम study of motion of heat पढ़ेंगे. Now एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगी? दीज मॉलिक्यूल्स कंटेन्स केमिकल एनर्जी। इन मॉलिक्यूल्स में क्या होगी? हमारे पास केमिकल एनर्जी होगी। ये केमिकल एनर्जी नाउ कन्वर्ट हो सकती है। अगर हम मान लें कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो है कुकिंग गैस के हैं या मीथेन गैस के हैं, तो हम जब इन्हें बर्न करेंगे तो ये जो केमिकल एनर्जी होगी किसकी फॉर्म में बाहर आएगी? It will come out in the form of heat. हम केमिकल एनर्जी को we can convert the chemical energy into electrical energy. We can also convert chemical energy to electrical energy with the help of galvanic cell. So galvanic cell की help से we can convert chemical energy to electrical energy. We can take one more example, like same chemical energy. If we consider the fuel and engine, so chemical energy can be used as a mechanical work, can convert and use as a mechanical work for fuel to start the engine. So what is this? This is the energy transformation from one form to another. So हम thermodynamics में क्या पढ़ेंगे? Transformation of energy from one form to another form. Now thermodynamics कौन सी रिएक्शंस पे लगता है? सो थर्मोडायनामिक्स डील करता है इक्विलिब्रियम रिएक्शंस पे। वो रिएक्शन जो कि या तो इक्विलिब्रियम में होती है या एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम में जा रही होती है। तो वो रिएक्शंस जो कि क्या होती है? इक्विलिब्रियम में होती है। ओनली दोज रिएक्शंस वी विल स्टडी इन थर्मोडायनामिक्स। हम देखते हैं कि थर्मोडायनामिक्स अप्लाई कहाँ का होगा, लाइक थर्मोडायनामिक्स कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। सो वो रिएक्शन जो कि इक्विलिब्रियम में है, या वो रिएक्शन जो एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम ट्रांसफर हो रही है। सेकंड, ओनली अप्लाइज टू मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मतलब जहां पर जो सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो वहीं थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होगा। थर्मोडायनामिक्स इज नॉट एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। लाइक हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। सो इट इज ओनली डील विद द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। सो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द वन पोजिशन ऑफ सिस्टम, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ सिस्टम। मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। हमको किसकी thermodynamics only deals with the initial and final positions. So if we have a reaction A to B, so thermodynamics does not concern about the energy of A and does not concern about the energy of B. It will only consider कि जब A से B रिएक्शन हो रही है तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, only that is concerned about thermodynamics. Next, thermodynamics हमको बताता क्या है? What we can find from the thermodynamics. So thermodynamics tell us about the driving force of the reaction. Like reaction हो कैसे रही है? Like reaction spontaneous क्यों है? What is the driving force behind that reaction? And second, extent of the chemical reaction means अगर कोई reaction हो रही है तो कितनी दूर तक जाएगी? कितनी complete होगी? 60% complete होगी, 100% complete होगी? So that also we can get this information by thermodynamics. पढ़ना क्या थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है हमको? एक स्टेट है, हमारा एक सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है। तो स्टेट 1 का अगर टेम्परेचर T1 है तो स्टेट 2 का मे बी मान लो T2 है। स्टेट 1 का P1 है तो स्टेट 2 का P2 है। चेंज वॉल्यूम में चेंज V2 मान लेट्स से
moles, here it is N1, here it is N2. So from these changes, like जब हमारा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, तो from these changes we can calculate the change in energy. हम different तरह की energies पढ़ेंगे चैप्टर में. We can calculate the change in work and we can calculate the change in heat. So from these changes we can calculate the change in energy, work and heat. Thermodynamics only deals with the change and not deals with the energy of a particular state. So this is the brief of the thermodynamics कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Now let's start thermodynamics. So what are the terms which we have to use in thermodynamics? Let's start. Important terms which are very useful in the thermodynamics. So first is system. Like what is system? System क्या होता है? तो मान लेते हैं हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं लैब में. तो हम मान लेते हैं कि ये एक लैब है, ठीक है, जिसमें हम रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन है और हमारी रिएक्शन जो हो रही है वो बीकर में हो रही है. तो जहां पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, द पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, जहां पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जहां हमारी रिएक्शन हो रही है, द पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम. सो पार्ट अंडर ऑब्जर्वेशन is called system. और सिस्टम के बाहर, जो भी सिस्टम के बाहर का एरिया है, द एरिया अराउंड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. सो ये जो हमारा लैब हो गया, हम बोल सकते हैं कि लैब हमारा सराउंडिंग है और ये जो बीकर है जहां पे हमारी रिएक्शन चल रही है वो हमारा सिस्टम है. लाइक सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि बीकर हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया, एंड सराउंडिंग इज द लैब. नाउ व्हाट इज, हम अगर बीकर और सराउंडिंग को कंबाइनली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दिस इज आवर यूनिवर्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मतलब थर्मोडायनामिक्स हमको किससे मतलब है, सिर्फ सिस्टम और सराउंडिंग से मतलब है. सो यूनिवर्स विल बी इक्वल्स टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग. एंड नाउ सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कौन कर रहा है. सो दिस इज द वॉल, these are the walls of the beaker which are separating the system from the surrounding. So this wall is called boundary. Boundary is what? Boundary is the separation between separation or the wall. अब wall क्या हो सकती है, wall हो सकती है imaginary और real. So the imaginary or real wall that separates system from surrounding is called boundary. So these are the terms which we have to study in the thermodynamics. हमने सिस्टम पढ़ लिया. सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मतलब जहां पे हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम which we have to study in this chapter. First is open system, second is closed system, third is isolated system, and fourth is adiabatic system. So these are a different system in which the conditions are different. So from open system, what we can say, if we have a beaker and it's not closed, okay, the lid is not there, so there is a imaginary wall we can consider in which a reaction is performed. So we can say any beaker which is not covered, so this comes into open system. So in due to which, if we heat this beaker, the vapors are going outside, which means the matter is going outside and the heat is going outside from system to surrounding, which means what we can say, exchange of both matter and energy. Both matter and energy is exchanged in open system. What is the example of open system? Open vessel और ओपन बीकर, जहां पे हमारी रिएक्शन हो रही है वो ओपन बीकर है, ठीक है. सो द वॉल्स, इसकी वॉल्स कैसी होगी, बिकॉज इट इज ओपन, सो द वॉल्स आर इमेजिनरी. Now let's come, the next we have to study is the closed system. So closed वर्ड से पता लग रहा है कि सिस्टम क्या होगा, क्लोज होगा. तो हमारे मतलब ढक्कन लगा हुआ है, लिड लगा हुआ है. अगर हम एक बीकर कंसीडर करें जहां पे हमारी रिएक्शन हो रही है,
So this is the beaker in which the reaction is performed. So this is the closed मतलब अगर हम इस beaker को इसको heat दे रहे हैं, so vapors will not come out because of the lid. So vapors will not come out, so there is no exchange of matter. But if we consider that this is a metallic body, okay, or what we can consider in this example, we can consider a metallic water bottle in which we have poured the hot water. After some time क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, पानी ठंडा लग जाएगा, which means that water तो उतना ही है, amount is same, so which means matter is conserved but the heat is released or the energy is exchanged. So what we can say, exchange of energy but not matter. Matter exchange नहीं होगा, only exchange of energy. So what is example? Example is metallic bottle. Metallic bottle, we can take the example of metallic bottle. So here the wall is real, okay, thus the wall which is separating the system from surrounding is real. So here the wall is not imaginary, here it is real wall. Now the next one is isolated system. In isolated system we can take the example of insulated wall. So thermoflask, we can take the example of thermos flask. वहां पे क्या होता है, अगर हमने उसमें कुछ भी गर्म पानी डाला या गर्म चाय डाली तो वो गर्म ही रहेगी, which means neither energy nor matter is exchanged from system to surrounding. Why? Because the walls are insulated, which means neither energy nor matter is exchanged, are exchanged. Here इसमें वॉल कौन सी आएगी, इसमें वॉल आएगी insulated wall. Now the next system, the last system which you have to study is adiabatic system. Adiabatic system means वहां पे thermal energy का exchange नहीं होगा, ठीक है, there is no exchange of thermal energy in and out of system, मतलब सिस्टम से अंदर भी नहीं आएगी, सिस्टम के बाहर भी नहीं जाएगी. The system in which no exchange of thermal energy, the system in which there is no exchange of thermal energy, okay, just mind the words thermal energy. Okay, we are talking about the thermal energy in and out of the system. So this is the definition of adiabatic system. Means वहाँ पे there is no heat, exchange of heat. So we can say, so आगे हम पढ़ेंगे कि heat को denote करते हैं Q से. So what we can say that there is no exchange of heat, मतलब heat में कोई change नहीं हो रहा. So change, D मतलब change and heat को denote करते हैं Q से. So dQ will be equals to 0. So these are the four systems which we have to study in thermodynamics: open system, closed system, isolated system and adiabatic system. Now let's talk about the state of system. हम कब बोलेंगे कि system की state कब define कर सकते हैं? हम system की state जब define कर सकते हैं when all its properties are fixed. मतलब एक particular state में जो उसकी properties है, temperature, pressure, volume, concentration and etc properties जो होती हैं वो सारी क्या होनी चाहिए? Fixed होनी चाहिए. When all properties are fixed, when its all properties are fixed. हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑल प्रॉपर्टीज विल बी फिक्स्ड. जब वो स्टेट 2 में जाएगा तो देन ऑल प्रॉपर्टीज कैन बी चेंज्ड. सो दोस प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड ऑन स्टेट, व्हिच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर कॉल्ड स्टेट प्रॉपर्टीज, और वी कैन से स्टेट फंक्शंस. व्हाट आर स्टेट फंक्शंस? That depend upon initial and final states. Depends upon or on initial and final states. They are independent of the path chosen. Reaction किसी path से जा रही हो, like we can consider reaction A to B, C, D and D. So path 1 and this is the path 2.
So the properties which depend upon the initial and final position does not depend on the path chosen are called state functions or state variables. So what are the state variables? Temperature, pressure, volume, concentration, energies, energy, ये एनर्जी हम पढ़ने वाले हैं अब, एंट्रोपी. So all these are state functions that they depend on initial and final positions. But if we talk about the work and heat, so in path A, maybe we can say कि A से B जा रही है, एक स्टेप रिएक्शन है, तो यहाँ पे वर्क कम हुआ और हमारे को हीट कम लगानी पड़ी होगी. बट अगर A से C, यहाँ पे कितना हो गया? 1, 2 and 3 स्टेप्स हो गए. सो 3 स्टेप्स की वजह से वर्क एंड हीट चेंज हुए होंगे. मतलब पार्ट 1 में वर्क अलग है और हीट अलग है, और पार्ट 2 में, ये दिस इज द पार्ट 2, इसमें वर्क और हीट अलग है. सो व्हाट वी कैन से दैट द वर्क एंड हीट आर नॉट स्टेट फंक्शंस. व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस. They are called path functions. They depends on the path. Depends on the path chosen. Now हमारे पास कोई भी सिस्टम है जो कि A स्टेट से B स्टेट में जा रहे हैं. So when a system is going from state 1 to state 2 or system changes, that is called process. What is process? Process is system change from one state to another, from one state to another. Like if we vaporization of water, H2O gas, so system is same water, but now it is converting liquid to gas, means the vaporization. So this is called a process, where when system change from one state to another state. Now there are different states which we have to study in this chapter. First is different process which we have to study. Isothermal process. So in isothermal process, the word itself, what we can say, thermal. Isothermal. Thermal means temperature and iso means same. So the process in which temperature remains same when we grow from state 1 to state 2 are called isothermal process, in which temperature remains constant. Temperature constant. हम क्या लिख सकते हैं? Del T. The change in temperature is equals to 0. Next is adiabatic process. So adiabatic process means in which I told you in the adiabatic system also, which means there is no change in heat. No change in heat, which means dq equals to 0, means heat, there is no change in heat from state 1 to state 2. We are considering any state. Then next is isochoric process. The process in which isochoric means, iso means same and choric we use for volume. So same volume means volume remains constant. So no change in volumes, or volume remains constant, which we can say del V equals to 0. And the last process is isobaric process. What is isobaric process? What is bar is the unit of pressure. So that's why here we are in this process pressure remains constant. Iso means same. So from state 1 to state 2 pressure remains constant. So pressure remains constant. Del P equals to 0. So these processes are very useful when you solve the numericals, because in numericals they can give the condition that the process is isothermal, calculate the heat change. So isothermal means del T. Temperature is constant, which means del T is 0. So these processes, just you should know what are these processes all about. Now the last process which we have to study in thermodynamics is the cyclic process. Cyclic process में क्या होता है कि जब एक सिस्टम है वो different changes हुए उसमें, different states में गया, and then return back to its initial state
That process is called cyclic process. Let's understand this. So if a system is A to B, then B to C, then C to D, and it again come back to system A. So in this system is called cyclic, or in this process is called cyclic process, in which the system undergoes different changes, and in the last it is coming back to the initial state. So in this case, if we understand through a graph, if we can understand through a graph, so PV, so A, B, so we can write like this. Let's consider this graph. Let's consider this graph. So here A to B. So what is A to B? In A to B, the pressure remains constant. See, only the volume changes, so pressure remains constant. So A to B will be which process? It will be isobaric. Now it is going from B to C. B to C is volume remains constant, only the pressure is decreasing, which means isochoric process. And this process we can consider as adiabatic process. So in this process, the system is going through many changes and coming back to the initial state. So in these cases, the change in energy is constant. The change in energy, like if we talk about the initial state and final state, in this case initial state भी A है and final state भी A है. So अगर हम change in energy निकालें, so del E will be equals to 0. There is no change in the energy of the state. Or we can say del H is also equals to 0. Del H is what? Enthalpy. We'll study this later in this video. So and E is the internal energy and del H is the enthalpy. So change in energy is equals to 0 in cyclic process. Next we have to study about reversible and irreversible process. मतलब reversible process क्या होती है? तो वर्ड से पता लग रहा है कि जो reverse reactions होती है. So हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक गैस है जहाँ पे हमने एक पिस्टन लगा रखा है, और वो पिस्टन क्या है? फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मतलब वो नीचे ऊपर इजीली हो सकता है. अभी क्या हो रहा है? अभी इक्विलिब्रियम में है गैस, मतलब देयर इज नो एक्सपेंशन और कंप्रेशन. एक्सपेंशन और कंप्रेशन मतलब जब गैस एक्सपेंड हो, जब वॉल्यूम बढ़ जाए. कंप्रेशन मतलब जब प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर इतना ज्यादा हो कि गैस कंप्रेस्ड हो जाए. अभी क्या हो रहा है ना? इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर आर इक्वल राइट नाउ. सो गैस का एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा, कंप्रेशन भी नहीं हो रहा. हम क्या कंसिडर करते हैं कि देयर इज अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर, बहुत कम प्रेशर बढ़ा, उसकी वजह से जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, और वॉल्यूम क्या हो गई? बढ़ गई. अब पी एक्सटर्नल क्या हो गया? पी एक्सटर्नल हो गया पी एक्सटर्नल माइनस डीपी. और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जो गैस है उसने बहुत ही कम प्रेशर लगाया, जो इंटरनल प्रेशर है बहुत ही कम है, तो हम मान लेते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ वो हुआ डीएल. पहले कितना था? वी वॉल्यूम था, अब कितना इंक्रीमेंट हुआ? डीएल इंक्रीमेंट हुआ. और जो ये चेंज होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, ड्यू टू विच ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है. एंड स्टेट 1 एंड स्टेट 2, मतलब जो स्टेट 1 था जब प्रेशर इक्वल थे, और जब प्रेशर इंक्रीज हुआ, पी इंटरनल प्रेशर इंक्रीज हुआ, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं. सो दिस प्रोसेस occurs in an infinite number of infinitesimally small steps. वो क्योंकि प्रेशर जो होता है, जो प्रेशर डिक्रीज होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, ड्यू टू विच द रिएक्शन गोज रिवर्स डायरेक्शन, और वो वापस इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं. सो ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा स्मॉल स्टेप्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होती है, तो इनफाइनाइट टाइम लगता है इस रिएक्शंस को खत्म होने में. सो व्हाट वी कैन से कि ये रिएक्शंस क्या होती है? हर एक स्टेप होता है, मतलब हमने यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पर हुआ. मान लेते हैं कि रिएक्शन में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, सो दीज टू आर इंटरमीडिएट स्टेप्स. ऐसे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, और मान लेते हैं आफ्टर इनफाइनाइट टाइम ये रिएक्शन एक्सपेंड हुई और इतना वॉल्यूम इसका बढ़ गया आफ्टर इनफाइनाइट टाइम. बट क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रेशर पहले डिक्रीज हो रहा है, बट वापस प्रेशर और इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो रहे हैं, तो मान लेते हैं कि ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज
जो P इंटरनल है और P एक्सटर्नल है वो क्या है, इक्वल है, बिकॉज रिएक्शन वापस रिवर्स भी जा रही है। तो हम क्या मान रहे हैं कि एट एवरी स्टेप P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल विच इज इक्वल्स टू P। ये एट एवरी स्टेप है, क्योंकि रिएक्शन जो हो रही है उसमें जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज्यादा इनफाइनाइटसिमली हो रहा है। इनफाइनाइटसिमली मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन क्या हो रही है, रिवर्स जा रही है। तो हम क्या मान रहे हैं कि P इंटरनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल इक्वल्स टू प्रेशर। अब हमको पता है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा है फोर्स वर्क इक्वल्स टू, अगर हमको वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क हुआ इस रिएक्शन के लिए, तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। एंड व्हाट इज फोर्स, हम लिख सकते हैं प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर, फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट स्टेप्स है, सो हमको पहले एक स्टेप के लिए चेंज निकालना पड़ेगा। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन फॉर वन स्टेप। For one step, so it will be dW, because very small change, so dW will be equals to force into how much distance, only dl distance, कितना change हुआ, dl distance change हुआ, so force into dl. What is force? Force is pressure into area into dl. What is A into dl? Area into length is volume, so P into dV. So what is dW? dW is pressure into dV. PdV is the volume change. This is the work done for one step. If we want to find the total work done will be equal to total work done by the system or by the gas. अब केमिस्ट्री में क्या होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं। जब सिस्टम वर्क करता है तो वर्क नेगेटिव लेते हैं, और जिस सिस्टम पे वर्क हो रहा होता है तो पॉजिटिव लेते हैं। सो वर्क डन बाय द सिस्टम है। So how we can find the total work, because it is occurring in infinite steps. तो हमको सारे steps का वर्क को सम करना पड़ेगा, and that we can do from integration. जब हमको सम करना होता है, बहुत ही छोटे-छोटे steps का सम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, dW equals to PdV, and the work is done by the gas, so it will be minus. If the work is done on the gas, then it is positive. If work done by the gas, then it is negative. So minus PdV, so minus PdV, and dW, it will be W. So W equals to minus PdV. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया? By convention, we will study this in the next part. That by convention, when the work is done by the system or the gas, it is taken as negative. When work is then on the system or on the gas, it is taken as positive. So now हमारा पास फॉर्मूला आया, W equals to minus P del V. This is the work in the reversible process. Just remember this. We are finding the work in reversible process. So P del V. Now from inert gas equation, what we can see that for 1 mole, we are taking as for 1 mole. So 1 mole PV equals to nRT. Now N is 1 mole, so we are taking it as 1. Now from here we can calculate the value of P. P will be equals to N RT upon V. So W will be equals to, now we substitute the value of P in this equation. So minus RT upon V integrate of dV. Now because V is volume is changing at each and every point, because we are calculating sum of all the steps. So minus RT integration of 1 upon V dV. Integration of 1 upon V is ln V. So minus RT ln V, and the limits will be, so we can say V1 से V2, V1 to V2, V1 to V2. So it will be minus RT ln V2 minus ln V1. We can write minus RT ln A minus ln B is ln A upon B, V2 upon V1. We can convert the
ln into log by multiplying it by 2.303. So minus 2.303 RT log of V2 upon V1. So that's how we can calculate the work in case of reversible process, because in reversible process it takes infinite small steps. So we have to calculate the work for all the steps, to due to which we have to do the integration. Now next we have to study the work in irreversible process. We have to study about irreversible process. So those process which are irreversible are called irreversible process, मतलब जो finite number of steps में हो जाए. तो अभी हम कंसीडर करते हैं गैस है जिसपे पिस्टन लगा हुआ है, जो क्या करेगा, प्रेशर करेगा, प्रेशर डालेगा. अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा है, अगर गैस का प्रेशर ज्यादा है तो वह एक्सपेंड हो जाएगी और ये प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. सो राइट नाउ द प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर आर इक्वल. सो अभी ये क्या है, स्टेशनरी है. जो पिस्टन है वो स्टेशनरी है. जैसे हम माना कि जब गैस का प्रेशर एकदम से बढ़ गया और प्रेशर पी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, और हमारा प्रेशर जो वॉल्यूम है, जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और पी एक्सटर्नल रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, पी डैश. पहले हमारा वॉल्यूम था, ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन. सो इन दिस प्रोसेस वी आर कंसीडरिंग ओनली द इनिशियल फाइनल पोजीशन. इर्रेवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, मतलब एकदम से प्रेशर क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस्ड हुआ और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ. अगर पहले वॉल्यूम V1 था तो बाद में वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2. So here there are only initial states and final states. So in this process कैसे निकाल सकते हैं हम वर्क, हमको पता है वर्क इज इक्वल्स टू, फॉर वन स्टेट वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल dV. Now let's integrate this is for one step. Now let's integrate dW equals to minus P external dV. P external is constant. P external is constant. The value of P external is constant. So minus P external dV is V1 to V2. There are only two positions, initial position and final position in this. So V2 minus V1, it will become W. So W equals to minus P external, because there are only two steps, for initial step and final step, so it will be V2 minus V1. So this is the work done in the case of irreversible process. The work in irreversible process, we have to apply this formula minus P external V2 minus V1. We don't need to integrate, because integration हम कब यूज करना होता है, इंटीग्रेशन जब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बट जो बहुत ज्यादा स्मॉल स्मॉल स्टेप्स होते हैं और उनका सम करने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया होता है. बट यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, यहाँ पे सिर्फ दो पोजीशंस हैं, एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन. सो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, V2 minus V1. So that's how you have to find the work in irreversible process. So work in reversible process हमने क्या पढ़ा था, वर्क हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें, रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ा था हमने माइनस 2.303 RT log V2 upon V1. इसको और कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है बॉयल्स लॉ से, we know from Boyle's law that P is inverse proportional to V. From Boyle's law we can say P is inverse proportional to V. So we can say P1 upon P2 equals to V2 upon V1. So V2 upon V1 भी लिख सकते हैं P1 upon P2. So W reversible equals to minus 2.303 RT log of P1 upon P2. That's how also we can calculate the work in reversible process. So these are the two formulas which we got after derivation for reversible, and this is the formula of irreversible process. So these are the two graphs for reversible and irreversible. क्या हो रहा है, A से B एक्शन जा रही है, B पे वॉल्यूम V1 है, A पे वॉल्यूम V1 है, B पे वॉल्यूम V2 है, A पे वॉल्यूम V1 है, B पे वॉल्यूम V2 है. दिस इज द प्रोसेस फॉर इरिवर्सिबल. बट हमको पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस इनिशियल से फाइनल स्टेप तक जाती हैं. इनिशियल रिएक्शन पे ही क्या होता है, प्रेशर इतना ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, सो दैट द वॉल्यूम एक्सपेंड्स in a particular amount, due to which how we can find the work in irreversible and how we will find the work in reversible. So in chemistry we will find work कैसे निकालेंगे, area under the
PV graph. Area under the PV graph. So in irreversible, the work will be this. This amount is the work in irreversible. Why? Because in irreversible, there are only two positions, initial and final positions, and so the formula will be, I told you initially also, V2 minus V1 minus P dV. What is the final pressure? P2. So minus P2, V2 minus V1. This is the amount of work which we have calculated from the graph. How we can calculate the work? Area under the PV graph. In reversible case, because it is occurring in infinite number of steps, so so this is area under the PV graph. So this is the amount of work done in the reversible process. Because what I told you, that work or mechanical work is not a state function, it depends upon the path chosen. Means जितने ज़्यादा number of steps होंगे उतना ज़्यादा work done होगा, because work is a path function. So in this case, the work is maximum. The work is maximum, and that you can find from the graph. You can find like this, area under the PV graph, and by the formula you can find minus P del V, V1 to V2. You have to summarize. You have to do the sum of each and every step of the reversible reaction. So that's how you can calculate the work from the graph. So what we can say, what we can conclude, that the maximum work is done in the case of reversible reaction. The maximum work is done in case of reversible reactions. So numericals कैसे आता है? अगर मैं आपको बताऊं न्यूमेरिकल कैसे आता है, so they ask about the find the maximum work in this process. They don't tell about which process this. So you have to identify, because we have studied that maximum work is done in the case of reversible process. So they are indirectly asking you about the reversible process. Now after reversible and irreversible process, the next topic which we have to study is internal energy. अब internal energy होती क्या है? Like internal energy हमें thermodynamics में ही first बार introduced हुई थी. तो मान लेते हैं कोई भी हमारा सिस्टम है, उसमें हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. एक सिस्टम होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे. अब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करेंगे. उस मूवमेंट की वजह से इफ दे आर मूविंग, देन ट्रांसलेशनल एनर्जी जनरेटेड. ट्रांसलेशनल एनर्जी जनरेटेड. अगर वो मूवमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और वो एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है. अगर हम इस मॉलिक्यूल कंसिडर करें, सो इट इज रोटेटिंग इट्स ओन एक्सिस, और इस मॉलिक्यूल के अराउंड भी वो रोटेट कर रहा है, ड्यू टू विच रोटेशनल एनर्जी इज जनरेटेड. ड्यू टू विच रोटेशनल एनर्जी इज जनरेटेड. हम मान सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो अपनी एक जगह पे वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, ड्यू टू विच वाइब्रेशन एनर्जी जनरेटेड. अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, सो ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स की एनर्जी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड की वजह से वो कोलाइड करेंगे. सो उस कोलिजन की वजह से क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी. और क्या हो सकती है? और कौन सी एनर्जी जनरेट हो सकती है? पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो सकती है. सो हमको थर्मोडायनेमिक्स में इतनी सारी एनर्जीज पढ़नी पड़ रही थी. सो व्हाट केमिस्ट डू, क्या करा केमिस्ट ने? इन सारी एनर्जीज का सम को बोल दिया इंटरनल एनर्जी. सम ऑफ ऑल दीज एनर्जीज, कौन कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी बहुत सारी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, electrical energy. So what is internal energy? Sum of all the energies into the system, कौन कौन सी? वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, etc. So the sum of all the energies in the system like these is called internal energy. So उन्होंने एक नाम दिया उसको internal energy. तो internal energy की हम जब भी बात करेंगे तो internal energy में सारी energies आ जाएगी. Internal energy को डिनोट कैसे करते हैं? So internal energy is denoted by
internal energy is denoted by U or E. Okay, U is also correct and E is also correct. In NCERT they have used U. Now थर्मोडायनेमिक्स में क्या बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में अगर हमारी रिएक्शन, हमारा सिस्टम जो है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहा है, मतलब लिक्विड से गैस में जा रहा है या गैस से सॉलिड में जा रहा है, तो इसकी U1 होगी और इसकी U2 होगी. हम मान लेते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी U1 है एंड U2 है. बट थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट कंसर्न अबाउट द एनर्जी ऑफ एनी स्टेट. इट ओनली कंसर्न अबाउट द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी. जब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है तो चेंज कितना आ रहा है. So it only consider about the del U and del E. So in this chapter we have to find del U and del E. तो इसके लिए एक लॉ आया, that is called first law of thermodynamics. Now the next we have to study is first law of thermodynamics. So first law of thermodynamics बोलता क्या है? First law of thermodynamics बोलता है कि जो एनर्जी है, सिस्टम की जो एनर्जी है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है. इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. मतलब जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है तो जो एनर्जी है वो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ट्रांसफॉर्म होती है. सो हम अगर माने हमारे पास है स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है कोई सिस्टम, तो इसकी एनर्जी मान लेते हैं E1, इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2. सो del E विल बी, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी चेंज कितनी हो रही है. सो del E विल बी इक्वल्स टू E2 minus E1. But this we can't find experimentally because we don't know the value of E2 and we don't know the value of E1. But हमको पता है कि एनर्जी चेंज कब होती है. एनर्जी चेंज कब होती है? जब वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. जब सिस्टम पे वर्क हो रहा होता है या सिस्टम वर्क कर रहा होता है, और वर्क डन बाय द सिस्टम. एक तो इस तरह एनर्जी चेंज हो सकती है. सेकंड, और कैसे हो सकती है एनर्जी चेंज? मैंने क्या बताया था कि वी कैन चेंज द एनर्जी बाय वर्क एंड हीट. और वी कैन से जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करे, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम. और क्या बोल सकते हैं हम? और क्या बोल सकते हैं हम? हीट रिलीज बाय द सिस्टम, जब सिस्टम हीट रिलीज करे. तो इन both cases, when the work done on the system or work done by the system and heat absorbed by the system or heat released by the system, in both these cases energy changes. So what is so how we can find mathematically? So mathematically what they have proved that del E equals to Q minus W. The del E is the Q is what? Q is heat absorbed by the system and W is the amount of work done by the systems. क्या होते हैं? क्योंकि सिस्टम पे वर्क हो रहा है, फर्स्ट देखिए वर्क डन ऑन सिस्टम, तो हम क्या लेंगे? पॉजिटिव. जब सिस्टम पे वर्क हो रहा है, सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्क नेगेटिव. हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, तो हीट हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि सिस्टम के अंदर हीट आ रही है. That's why it is gaining the heat. That's why it is considered as positive. Heat released by system, system के अंदर से heat निकल रही है, तो then it is taken as negative. So now let's understand this. So what is Q? Q is here, it is positive, which means system ने absorb करी heat को. जब system ने absorb करी heat, तो work, then जब system ने absorb करी heat, तो work करा system ने, that is negative. So due to which, so when you calculate the Q minus W, you will get the value of change in internal energy. So that's how you can find the Q and W. We know that W equals to minus P dV. So from here we can say del E equals to Q plus P dV. So this is the first formula for first law of thermodynamics. So that's how you can find the change in internal energy. Work, heat and internal energy. So coincidentally the work, so हम क्या बोल सकते हैं? हमारे पास क्या फॉर्मूला आया है? del equals to Q minus W. So जो यूनिट ऐसा यूनिट Q की होगी वही W की होगी, that is del E. So the SI unit is joule. SI unit of all three is joule. अगर हम डिफरेंट और यूनिट्स की बात करें तो वर्क के लिए, वर्क की जो CGS यूनिट होती है, जो स्मॉल यूनिट होती है, वो होती है अर्ग. रिलेशनशिप क्या होता है? 1 joule equals to 10 raised to power 7 ergs. For heat,
and internal energy, the other units which are bigger than joule are calorie, and this is very important because it will be very useful in the numericals. What is the relation between calorie and joule? So 1 calorie equals to 4.184 joules. This is the conversion you have to remember, and this is also the conversion you have to remember. 1 joule equals to 10 to the power 7 ergs. So the SI unit of work, heat and internal energy is joule. That's all about in this video. In the next part, what we will discuss second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, and some very important cases of first law of thermodynamics. After that, when we complete the thermodynamics on YouTube, we will also do previous year questions of JEE and NEET. So if you like this video, just give it a thumbs up and subscribe my channel. So मिलते हैं next video में. Thank you.